जन सभी प्यारे साथियों को मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि हम लोग संविधान पढ़ रहे थे और ये सिलसिला हमारा और आपका लगातार चल रहा था। आज जो है संविधान की 5वीं क्लास होने वाली है, ठीक है। और संविधान में हम लोग पढ़ रहे थे प्रस्तावना। जैसे कि हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे, बहुत मजे के साथ पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से पूरे मन के साथ पूरी ताकत के साथ हम लोग पढ़ रहे थे। आज उसी की जो अगली क्लास चलने जा रही है, आज 5वां दिन है संविधान को, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे बिना समय, और क्योंकि समय हम सबके पास बहुत कम है, ठीक है, इसको अच्छे से यूज करना है। संविधान पे अगर पूछा जाए, ठीक है, हाँ, जो समता होती है न्याय पर आधारित कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। पहला जो होता है वो होता है प्रतिष्ठा, और दूसरा क्या होता है? अवसर। इसको याद रखना है, ठीक है। न्याय के आधार पर समता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली है प्रतिष्ठा, दूसरी अवसर। प्रतिष्ठा का मतलब होता है हैसियत, ठीक है, और अवसर का जो मतलब होता है आरक्षण। इसके आगे हम बात करेंगे आरक्षण पे, ठीक है। आरक्षण क्या होता है, ठीक है ना। तो एक चीज और है, ये समता है, और समता और समानता में अंतर होता है। समानता का मतलब होता है वर्तमान के परिस्थिति के हिसाब से, ठीक है। आगे हम लोग सीधा बात करेंगे आरक्षण क्या होता है, आरक्षण के विषय में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और जो ये आरक्षण भारत में चालू है, ओबीसी एससी एसटी, ये जो आरक्षण दिया जाता है ये किस लिए दिया जाता है, इसके विषय में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बात आ गई है आरक्षण की। तो आरक्षण का जो मेन मकसद है, ये जो आरक्षण दिया गया इसका जो मेन मकसद है, अलग अलग पायदान पर बैठे लोगों को एक पायदान पर लाना ही आरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इस बात को आप सभी को याद रखना। समझ में आ रहा है? इसका अच्छा सा एग्जाम्पल देखिए इधर, ठीक है। जैसे जैसे कि ये यूआर का कोई व्यक्ति है और यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। ओबीसी का जो व्यक्ति है, इसको ध्यान से समझिएगा, यूआर का जो व्यक्ति है यहाँ पे बैठा है, और ओबीसी का जो व्यक्ति है उससे कुछ नीचे है, नीचे पायदान पे, ठीक है। अगर एससी का कैंडिडेट देखे तो यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ जनरल है, इतना नीचे ओबीसी है, और इससे नीचे क्या एससी है, और एससी से नीचे कौन आ जाता है? एसटी। तो ये आपको समानता देखने को मिल रही है ना, कि ये यहाँ पर बैठा है और एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, ये लोग एक जैसे, एक बराबर कैसे आ पाए? इसी के लिए लागू किया गया आरक्षण, क्योंकि जनरल वाले लोग पहले से होशियार थे, इनके पास जमीनें बहुत ज्यादा हैं, संपत्ति पहले से ये ठीक ठाक थे, दिमाग भी बढ़िया था। ये लोग थोड़ा सा ऊपर, इनका जो लेवल है वो ऊपर है। अब लेवल आप यहाँ से देख सकते हो इस फिगर के माध्यम से, यहाँ पर है, और एससी एसटी का कैंडिडेट यहाँ पर बैठा। लेवल में जमीन आसमान का अंतर है, और इस अंतर को एक जैसा बनाने के लिए संविधान में आरक्षण को लागू किया गया है। ये बात आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। फिर एक जैसे कैसे होगा? ये जो लोग हैं, ये ओबीसी वाला यहाँ पर आ जाए, ठीक है, ओबीसी वाला यहाँ पर आ जाए, जो एससी पर बैठा है वो यहाँ पर आ जाए, और जो एसटी में यहाँ पर बैठा है वो यहाँ पर आ जाए। जिस दिन सारे के सारे लोग इस पायदान पे आ जाएंगे, एक पायदान पे आ जाएंगे, उस दिन भारत में संविधान से आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। जिस दिन सारे लोग एक लेवल पे आ जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको छूट दी जाती है कि पढ़ ले, लिख ले, नौकरी कर ले, हर चीज में छूट दी जाती है। चुनाव में एससी सीट, ठीक है, बैकवर्ड सीट, ये किस लिए लाई जाती है? ताकि सबको मौका मिलना चाहिए, सबको जो है मौका मिलना चाहिए अपनी ताकत दिखाने का। जब सारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी में आएंगे, नौकरी में आएंगे तो पैसा होगा, जब पैसा होगा तो एक पायदान पे होंगे कि नहीं होंगे। यही आरक्षण का मुख्य उद्देश्य है, इस बात को आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे ओबीसी को कितने परसेंट आरक्षण दिया जाता है, तो याद रखना है ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। एससी को देखा जाए तो 15%, ईडब्ल्यूएस को 10%, और एसटी के लोगों को 7.5% आरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। ये चीजें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बात करेंगे, अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो आरक्षण देने वाला राज्य है वो है बिहार, 75% आरक्षण, ठीक है। ये 2024 की रिपोर्ट के अनुसार है। अगर पूछे इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, तो 69% आरक्षण जो है तमिलनाडु अपने राज्य के लोगों को देता है। ये बातें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएसआई में कि सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। ये बात आपको एकदम समझ के चलनी है। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बढ़ते हम लोग आगे। आगे दिया गया व्यक्ति की गरिमा। गरिमा का मतलब क्या होता है? मान सम्मान, ठीक है। कहते हैं ना, मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, बाकी तो सब ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं समाज में, आप लोगों ने सुना होगा, जो थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, कामचोर टाइप के लोग हो सकते हैं। उन लोग क्या कहते हैं, गांव में कहते हैं, भैया हमने पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन मान सम्मान हमने बहुत कमाया है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे भैया, अगर आपने पैसा नहीं कमाया तो कुछ नहीं कमाया, क्या मान सम्मान तुमने कमा लिया है? कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, वो अपने मुंह से अपनी तारीफ किया करते हैं। भैया पैसा तो अपने जीवन में नहीं कमा पाए हैं, मगर मान सम्मान हमने बहुत कमाया है। कौन सा मान सम्मान? विधायक जी तुमको देखते ही कुर्सी छोड़ देते हैं, ये मान सम्मान?
अरे तुमको देख के प्रधान जी कभी तुम्हारा सम्मान नहीं करते तो तुम कैसा मान सम्मान कमा, ये मान सम्मान कोई वैल्यू नहीं रखती है। ठीक है, तो आपको याद रखना व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या होता है, मान सम्मान। ठीक है, मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आगे बात करेंगे हम एकता की। एकता क्या होती है? अगर भारत में एकता के विषय में देखा जाए तो हमारे भारत देश में अनेकों धर्म हैं, अनेकों जातियां हैं, अनेकों रंग रूप के लोग, अनेकों भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और इन आधारों पर अगर देखा जाए तो हमारा जो देश है वो अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन हमारा राष्ट्रवाद और हमारी संस्कृति हमें आपस में जोड़ती है। ये बात को आपको समझना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग जात के नाम पर, कोई कहता हम यादव हैं, कोई कहता हम क्षत्रिय हैं, कोई कहता हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता हम हिंदू हैं, कोई कहता हम मुस्लिम हैं, कोई कहता ये ब्लैक कलर का है, कोई कहता हम गोरे हैं। इन सब आधारों पर अगर हम देखा जाए, भाषा, कोई भोजपुरी बोलता है तो कोई अवधी बोलता है, तो कोई बुंदेलखंडी बोलता है, तो कोई बंगाली बोलता है, तो कोई उड़िया बोलता है, कोई असमिया बोलता है। देखा जाए तो अलग अलग भाषाएं हमारे देश में है। इस आधार पर हम जब देखते हैं तो लगता है देश अलग अलग है, देश के लोग अलग अलग हैं, लेकिन जब बात आती है राष्ट्रवाद की और हमारी संस्कृति की, तो फिर हम सब एक साथ एक दिखाई देते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे जैसे कि चीन भारत पे आक्रमण कर दे या पाकिस्तान भारत पे आक्रमण कर दे तो हम सब क्या कहते हैं, भारत माता की जय। फिर हम नहीं देखते हैं कि हम यादव हैं कि क्षत्रिय हैं कि ब्राह्मण हैं, हम यूपी के रहने वाले हैं कि बिहार के रहने वाले हैं कि राजस्थान के रहने वाले, हमारी भाषा क्या, सब भूल जाते हैं। हम एक ही शब्द कहते हैं, भारत माता की जय। क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, और हम सब सॉन्ग गाते हैं। कौन सा, राम प्रसाद बिस्मिल वाला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और सारे लोग, सारे भारत के लोग, सारे धर्मों के लोग एक होते हैं और देश की रक्षा करने का काम करते हैं, देश के लिए बलिदान देते हैं। यही तो एकता है हमारी। भाषाओं के आधार पर, जातियों के आधार पर, धर्म के नाम पर अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन जब बात आती है देश की तो हम सब एक होते हैं। फिर ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। ये बात आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर कही गई है, भारत में अनेकता में एकता है। ठीक है, भारत में अनेकता में एकता है। अगर पूछा जाए आपसे एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो याद रखना, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वो महान व्यक्तित्व वाले इंसान थे जिन्होंने अखंड भारत को एक करने का प्रयास किया, काम किया। चाहे वो जूनागढ़ रहा हो, चाहे जम्मू कश्मीर रहा हो, चाहे हैदराबाद रहा हो, सबको सबको कुचल के, जितने भी अलगाववादी लोग थे सबको कुचल के उन्होंने देश को एक करने का काम किया। ये हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखना है भारत में, ठीक है, एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। और आप सभी को पता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, ये बात आप सभी को पता होगी। सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कि सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो आप सभी कहेंगे, एक साथ कमेंट में कहेंगे कि बरदौली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। ये बात आपको सबको एक स्वर में बोलनी है। ठीक है, उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अखंडता एक शब्द हमारे प्रस्तावना में लिखा है, अखंडता। अखंडता का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है भौगोलिक क्षेत्र, जो हमारे भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। तो आपसे भौगोलिक क्षेत्र में क्या पूछेगा, बताओ भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। पूछेगा बताओ भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या बोलेंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, यह बात आप सभी को याद रखना है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश यानी उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई क्या है, उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण यही तो होता है, ये हमारा भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है। ये उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर, या फिर आप बोल सकते हो 3214 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो आप सभी को याद रखना है पूर्व से या पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। ये वाली दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। यही तो हमारे भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। पहले तो आपको याद रखना है कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर आपको याद रखना है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर। यह सारा डाटा आपको लिख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे।
अगर आपसे पूछ लिया जाए बंधुत्व का मतलब क्या होता है, ये जो बंधुत्व दिया गया है, बंधुत्व का मतलब क्या होता है, तो आप सभी को मतलब होना चाहिए बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। हमें इस देश में, भारत देश में हमें बंधुत्व यानी इस भाईचारे को बनाकर रखना है। अगर भाईचारा हमारा कायम रहा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश को छू सके। ये बात आप सभी को याद रखना। ये बातें हमारे संविधान की प्रस्तावना में कही गई हैं। आगे एक शब्द आता है तिथि या तारीख। अगर आपसे पूछा जाए हमारे संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। आंशिक रूप का मतलब होता है कि संविधान को पूर्णतया नहीं, संविधान के कुछ आर्टिकल जो है उनको लागू कर दिया गया था, लगभग 16। ठीक है, लगभग 16 आर्टिकलों को लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछा जाए पूर्णतया संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह बात आप समझने का प्रयास करिएगा। आगे आपसे पूछेंगे बताइए हमारे संविधान को बनने में, हमारे संविधान को तैयार होने में कुल कितने दिन लगे थे। तो याद रखना हमारा जो संविधान है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इस बात को याद रखना है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी 12 से 13 दिन कम नहीं तो लगभग 3 साल के आसपास लगा था। ये डाटा आप जरूर याद कर लेना, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूछेगा संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था, इसको जरूर याद रखना है। ठीक है, और इसी दिन को संविधान अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया जाता है। और इसी दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू किया जाता है। आंशिक रूप को मैंने आपसे बताया कि कुछ अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए, बाकी पूर्णतया संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, आगे याद रखना है। और इस दिन 15 अनुच्छेद, ठीक है, कहीं कहीं पर 15, कहीं कहीं पर 16 मिलता है, कहीं यानी कि 15 अनुच्छेदों को इसी दिन लागू किया गया था। इस बात को आप सभी को याद रखना। ठीक है, वो अनुच्छेद कौन कौन से थे, एक नजर देख लेते हैं कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो 26 नवंबर को लागू हो गए थे। आर्टिकल 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 60 है, 324 है, 366, 67, 69, 380 और 388। ठीक है, 391 है, 392, 393 और 394। ये आर्टिकल है, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इतने आर्टिकल 26 नवंबर को लागू किए गए थे। बाकी बचे हुए आर्टिकल सारे के सारे जितने भी हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए थे। ये बातें आप समझने का प्रयास करिएगा। और आपके भाई ने आपसे वादा किया था कि संविधान से क्वेश्चन कोई छूट कर नहीं जाएगा, तो मैं आज भी कह रहा हूं आपसे, अगर संविधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे छूटेंगे नहीं। हर एक चीज आपको क्लियर की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। बस हमें आपसे इतनी ही उम्मीद है, आपसे इतनी ही आशा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, पूर्णतया अगर पूछा जाए 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है, हाँ, अगर आपसे पूछे संविधान जो शब्द है इसकी पहली बार मांग कब की गई, तो संविधान 1929 यानी लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। ठीक है, और 26 नवंबर 1930 को भी इसकी आवाज उठाई गई थी 31 में। ठीक है, और अब भारत अगर पूछा जाए आजाद कब हुआ था, भारत आजाद कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को, और इसी दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के विषय में पूछेगा तो याद रखना है 26 जनवरी को मनाते हैं। स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के विषय में पूछेगा तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। इस बात को, ये सारा डाटा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पूछेगा पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये सारा डाटा आपको पता होना चाहिए। आपने इतिहास में चीजें पढ़ रही होंगी, नहीं पढ़ा है तो इतिहास हम लोग शुरू करने वाले हैं, उसमें हम आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। आगे हम बात करेंगे प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति क्या है। जैसे जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि संविधान की प्रथम पंक्ति क्या है, हम भारत के लोग। क्या है, हम भारत के लोग, यही है ना प्रथम पंक्ति। और आपको हमने ये भी पढ़ाया था कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। इसका आंसर आप सभी लोग जरूर बताएंगे। तो प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति क्या है, जो अंतिम पंक्ति है वो है अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित। ये 3 शब्द आपको अंतिम में देखने को मिलेंगे। अंगीकृत का अगर अर्थ पूछे आपसे क्या होता है, तो स्वीकार करना, यानी संविधान को भारत की जनता ने स्वीकार कर लिया था, यही अंतिम शब्द है। अधिनियमित का मतलब होता है वाद विवाद या विचार विमर्श के बाद पारित कानून। ठीक है, कोई ऐसा कानून जिसपे पहले वाद विवाद विचार विमर्श हो उसके बाद लागू किया जाता है, उसे किया जाता है अधिनियमित। तो आपको तो पता है 2 साल 11 माह 18 दिन संविधान पे चर्चा चली है, संविधान पर बहस हुई है, तो वो तो वाद विवाद के बाद ही लागू हुआ है, और इसीलिए अधिनियमित शब्द भी जोड़ा गया। अगर आपसे पूछा आत्मार्पित का अर्थ क्या होता है, संविधान के प्रति समर्पण। तो हम सब भारतवासी संविधान के प्रति समर्पण है कि नहीं, समर्पित है कि नहीं, यही बात तो संविधान में की गई है, आत्मार्पित, कि हम भारत के लोग संविधान को प्रति समर्पित हैं, समर्पण करते हैं। ये बात हम सभी को याद रखनी है, हमेशा के लिए याद रखनी है। ठीक है,
हाँ, अगर आपसे पूछे 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया, ये बात हमने आपको पहले से बता दिया। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। इस दिन, जिस दिन संविधान लागू हुआ था, आपसे पूछेगा जब हमारा संविधान लागू हुआ था, या आपसे पूछेगा मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो आपको याद रखना मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अगर पूछा जाए वर्तमान में, तो वर्तमान की स्थितियां क्या हैं? अगर वर्तमान के विषय में पूछेंगे तो 470 प्लस, ठीक है, 470 प्लस अनुच्छेद हैं, और वर्तमान में भागों की संख्या देखी जाए तो 50 है, और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। पहले अनुसूची कितनी थी? 8, अब कितनी है? 12। पहले भाग कितने थे? 22, अब कितने हैं? 25। तो आप कहेंगे 25 कैसे, हम तो पढ़ते हैं आज भी 22 है, लेकिन उसमें कुछ जोड़ दिए गए हैं, का और खा करके जोड़े गए हैं, उनको जोड़ के हमारे कुल भाग कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। अनुच्छेद पूछेंगे तो पहले 395 थे, और वर्तमान में 470 प्लस हो चुके हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करेंगे लक्ष्मी मल सिंधवी, ठीक है। लक्ष्मी मल जो सिंधवी थे, लक्ष्मी मल सिंधवी की सिफारिश पर 1969 से हर वर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन, ठीक है, आपसे पूछेंगे जो 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया, किसकी सिफारिश पर? लक्ष्मी मल सिंधवी की सिफारिश पर 1979 से मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे, यहां पर कहा गया है लेकिन एनडीए की सरकार, वर्तमान में भारत में किसकी सरकार है? आप कहेंगे मोदी जी की सरकार। ना ना, मोदी जी की सरकार नहीं है, वर्तमान में एनडीए की सरकार है, इसको याद रखना। वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है, 2015 में यह घोषणा किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। बात वही है, पहले 26 नवंबर को बोलते थे विधि दिवस, अब क्या बोला जाएगा? संविधान दिवस। यह 2015 में चेंज किया गया था एनडीए सरकार के द्वारा, इस बात को याद रखना है। चाहे तो आपसे पूछे विधि दिवस, चाहे तो पूछे संविधान दिवस, तो आपको याद रखना है मेरे भाई 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर। 26 नवंबर की डेट नहीं भूलना है, ठीक है। उम्मीद है ये जो संविधान आपको पढ़ाया जा रहा, बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है। आगे भी मजा आएगा, बस आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके, ठीक है। और आपका भाई आपके साथ मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। बस देखते रहिए, आप देखते रहिए आगे होता है क्या, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।